साथियों, अगर आप भी अपना क्रमोन्नति वेतन का फिक्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता और साथ में जो अन्य कटौतियां हैं उसको करने में परेशानी हो रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कर्मचारी का सेवा पुस्तिका को दिखाकर उनका क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण करके बताऊंगा और साथ में महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को भी कैलकुलेट करके बताऊंगा और साथ में इनका एनपीएस और ओपीएस में कितना कटौती होगा और कटौती होने के बाद में इनका खाता में कितना पैसा आएगा, इसके बारे में भी कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, माध्यमिक शाला के एक शिक्षक हैं जिनका 30/6/2009 की स्थिति में 4,500 मूल वेतन पर नियुक्ति हुआ है। उसके बाद में क्रमशः इनको 2010 में 4,625, 2011 में 4,750, 2012 में 4,875, 2013 में 5,000, 2014 में 5,125, 2015 में 5,250 मूल वेतन का निर्धारण किया गया है। उसके बाद में जैसे ही इस शिक्षक का 8 साल का सेवावधि पूर्ण हुआ, छत्तीसगढ़ वेतन परीक्षण नियम 2017 के अनुसार इनका जो वेतनमान था वो बदल गया, जिसके अनुसार 9,300 से 34,800 और 4,200 के अनुसार इनका मूल वेतन का निर्धारण किया गया। और उसके बाद में इनका 6वां वेतनमान का मूल वेतन 9,300 और जो ग्रेड पे 4,200 था उसको जोड़ दिया गया और उसके बाद में 2.57 से गुणा करने के बाद में इनका जो मूल वेतन था वो 35,749 रुपया हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ वेतन परीक्षण नियम के आधार पर जो अगला गुणांक था, पूर्ण गुणांक था 6,500 रुपया, ये इनका 2018 के लिए मूल वेतन बन गया। तो साथियों, इस प्रकार से 2009 में नियुक्त कर्मचारी का 8 साल का सेवावधि पूर्ण होने के बाद में 2018 में इनका जो मूल वेतन था वो 36,500 रुपया हो गया। उसके बाद में 2019 में 37,600, 2020 में 38,700, 2021 में 39,900, 2022 में 41,100, 2023 में 42,300 और 2024 में 43,600 मूल वेतन बन गया। इसी प्रकार से जुलाई 2025 के अनुसार इनका एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में 44,900 रुपया मूल वेतन हो जाता। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में अब क्रमोन्नति वेतन दिया जाने का बात किया जा रहा है, तो उस स्थिति में अगर 2009 में नियुक्त शिक्षक का जिनका 2019 में 10 साल का सेवावधि पूर्ण हो रहा है, तो किस प्रकार से इनका क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण करेंगे, आइए देखते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 19 मई 2017 का जो नियम है उस नियम को अवलोकन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह होगा जो विद्यमान मूल वेतन में 2.57 का गुणा करेंगे और उसके बाद में प्राप्त जो संख्या होगा वह निकटतम पूर्णांकित संख्या हो। इस प्रकार से प्राप्त संख्या वेतन मैट्रिक्स में उसी लेवल में रखा जाएगा। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल किसी कोष्ठिका में कोई समरूप राशि हो तो वही वेतन होगा, और यदि ऐसा न हो, उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में उसे ठीक उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा। तो साथियों, जब भी किसी कर्मचारी को क्रमोन्नति वेतन का लाभ दिया जाता है, इसका आशय है कि उस कर्मचारी को अगला जो पद होता है, अगला जो वेतनमान होता है, उसका लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पर 7 नंबर में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन लेवल 6 में या तो 32,356 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि 33,100 रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में
चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 34,100 रुपये हो जाएगा। इसका आशय यह है साथियों कि कोई शिक्षक जिनका मूल वेतन 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद में 33,100 रुपये हो जाता है, तो उस स्थिति में इस नियमानुसार उनका जो मूल वेतन है उसी महीने 34,100 रुपये हो जाएगा। तो साथियों, इन कर्मचारी के मामले में इनका 2018 में 36,500 रुपया मूल वेतन था। उसके बाद जुलाई 2019 में 37,600 रुपया मूल वेतन हो चुका है। तो इसी के आधार पर इनका छत्तीसगढ़ पुरीक्षण वेतन नियम के अनुसार इनका जो मूल वेतन है 38,700 रुपया जुलाई 2019 की स्थिति में हो जाएगा। उसके बाद 2017 का जो नियम कहता है उसके अनुसार 38,700 रुपये को मूल वेतन मानते हुए इस कर्मचारी के लिए क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण लेवल 9 पर किया जाएगा और 38,700 से ऊपर लेवल 9 में जहां पर पूर्ण गुणक होगा वही इनका क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन होगा। तो 38,700 ऊपर में 38,100, उसके बाद अगला है 39,200 रुपया, जो कि 38,700 से अधिक है। तो यहाँ पर 2009 में नियुक्त इस कर्मचारी के लिए क्रमोन्नति वेतनमान का जो मूल वेतन है यह 39,200 रुपया हो जाएंगे। उसके बाद में इसी वेतन पर इस कर्मचारी का महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि का गणना करेंगे। इनका जो मूल वेतन है ये 39,200 रुपया हो जाता है। इनका जो मूल वेतन था ये 37,600 रुपया था। तो इस स्थिति में इनका जो वेतन का अंतर है 39,200 रुपये में से 37,600 को घटा दिए तो यहाँ पर मूल वेतन में जो अंतर राशि है वो 1,600 रुपया हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इनका एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में 40,400 रुपया इनका मूल वेतन हो जाता है और जो वेतनमान है ये 38,700 था, तो इसको भी यहाँ पर घटा दिए तो ये हर 1,700 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 2021 में जो अंतर राशि है 1,700, 2022 में 1,700, 2023 में 1,800 और इसी प्रकार से 2024 में 1,900 रुपये का मूल वेतन में अंतर आ जाता है। जो मूल वेतन में अंतर है, इस मूल वेतन में अंतर को आपको हर महीना के अनुसार अलग अलग गणना कर लेना है, डेटा तैयार कर लेना है और उसके बाद में ही आपको महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता का गणना करना है। तो साथियों, तो यहाँ पर महंगाई भत्ता मई 2018 से 9% दिया जा रहा था। मार्च 2019 से अगस्त 2021 तक 12% के अनुसार महंगाई भत्ता का गणना होगा। इसी प्रकार से मई 2022 तक यह 22% के अनुसार गणना होगा। अगस्त 2022 से 28% के अनुसार गणना होगा। अक्टूबर 2022 से 33% के अनुसार गणना होगा। जुलाई 2023 से 38% के अनुसार गणना होगा। जुलाई 2023 से इस बीच में फिर बढ़ा हुआ था, उस स्थिति में 42% के अनुसार गणना होगा। जुलाई 2024 से 46% के अनुसार गणना होगा। अक्टूबर 2024 से 50% के अनुसार गणना होगा और मार्च 2025 से 53% के अनुसार जो अंतर राशि है उसका गणना करना होगा। साथ ही उसके बाद गृह भाड़ा भत्ता का निर्धारण करने के लिए, गणना करने के लिए मूल वेतन और साथ में महंगाई भत्ता को जोड़ देना है और जो राशि प्राप्त होगा उसका इस कर्मचारी के मामले में 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 छठवां वेतनमान के अनुसार 7% निकालना है और सबको योग कर देना है। ठीक इसी प्रकार से 2023 से सितंबर 2024 तक यहाँ जो वेतनमान आएगा उस वेतनमान को 7वां वेतनमान के अनुसार 6% निकालना है और उसका भी कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 से लेकर के आज तक 7वां वेतनमान का 7% निकालना है। क्रमोन्नति वेतन लागू होने के बाद में जो वेतन का अंतर आएगा उस अंतर का
मूल वेतन और महंगाई भत्ता और HRA का गणना करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर वर्ष, पुनरीक्षित संविलियन मूल वेतन, क्रमोन्नति वेतन, मूल वेतन में अंतर, वर्ष भर में अंतर, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, टोटल, उसके बाद में कटौती और उसके बाद में प्राप्त, इस प्रकार से मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर चूँकि 2009 में नियुक्त इन कर्मचारी का 2019 में क्रमोन्नति वेतन लागू होना है, तो इस स्थिति में क्रमोन्नति लागू होने से पहले इनका जो मूल वेतन है ये 37,600 रुपया है, जिसको मैंने आपको सर्विस बुक के माध्यम से दिखाया है। उसके बाद जैसे ही इन कर्मचारी का क्रमोन्नति वेतन फिक्सेशन होगा, उस समय इनका मूल वेतन 39,200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में 39,200 में से 37,600 घटा दिए, अर्थात क्रमोन्नति वेतन में से पुनरीक्षित वेतन को घटा दिए, तो जो अंतर आया यह 1,600 रुपया आया। तो यह मूल वेतन में अंतर आ गया। उसके बाद इसको 12 से गुणा कर दिए, तो ये 19,200 रुपया अंतर आ गया। उसके बाद 19,200 का महंगाई भत्ता निकाले, जो कि उस समय 9% के दर से दिया जा रहा था। तो उसके अनुसार यह जो अंतर है महंगाई भत्ता में, यह 1,728 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में 19,200 और 1,728 को जोड़ दिए और उसका 7% निकाल दिए, तो HRA यहाँ पर 1,465 रुपया मिल गया। तो इस प्रकार से 2019 में जो इन कर्मचारी के लिए एरियस बन रहा है वो है 22,393 रुपया। ठीक इसी प्रकार से 2020 का भी गणना करना है। 2020 में एक इंक्रीमेंट लगता तो यहाँ पर इन कर्मचारी का मूल वेतन 38,700 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन अगर उसमें लागू हो गया रहता तो एक इंक्रीमेंट लगता। उसके बाद में इनका क्रमोन्नति वेतन जो मूल वेतन के रूप में 40,400 रुपया होता, यहाँ पर 40,400 में से 38,700 को घटा दिए, तो यह 1,700 रुपया हो गया, जो कि 2020 का मूल वेतन का अंतर है। अब इस मूल वेतन का अंतर को 12 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर यह 20,400 रुपया हो गया। अब इसका यहाँ पर 2020 में 12% के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, तो यहाँ पर 20,400 का 12% 2,448 रुपया हो गया। उसके बाद में 20,400 और 2,448 को जोड़ दिए और उसका 7% निकाले, तो यह 1,600 रुपया हो गया। इस प्रकार से 20,400, 2,448 और 1,600 को जोड़ दिए, तो 2020 में जो एरियस राशि है वह 24,448 रुपया हो गया। ठीक इसी प्रकार से 2021 में संविलियन वेतनमान में फिर से एक इंक्रीमेंट लग रहा है, जिसके अनुसार यहाँ पर इनका मूल वेतन 39,900 रुपया हो गया। क्रमोन्नति वेतनमान में भी एक इंक्रीमेंट लगता, तो उस स्थिति में यहाँ पर यहाँ का मूल वेतन 41,600 रुपया हो गया। इस प्रकार से 41,600 में से 39,900 को घटा दिए, तो यह जो अंतर राशि है यह 1,700 रुपया हो गया, जिसमें फिर से 12 से गुणा किए, तो यहाँ पर यह भी 20,400 रुपया हो गया। फिर इसका उस समय 12% के दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, तो 20,400 का 12% यहाँ पर 2,448 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में यहाँ पर 20,400 और 2,448 को जोड़ दिए, तो जो राशि आया उसका 7% के दर से HRA निकाल लिए, जो कि यहाँ पर 1,600 रुपया हो गया। अगले स्टेप में 20,400, 2,448 और 1,600 को जोड़ दिए, तो यहाँ पर 2021 में जो एरियस राशि है 24,448 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद में इसी प्रकार से 2022 के लिए संविलियन वेतनमान में फिर से एक इंक्रीमेंट लगना है, तो यहाँ पर मूल वेतन 41,100 रुपया हो गया। अब उसके बाद में क्रमोन्नति वेतनमान लागू होने से यहाँ भी एक इंक्रीमेंट लगा होता, जिसके अनुसार यहाँ पर मूल वेतन 42,800 रुपया हो गया। अब 42,800 में से 41,100 को घटा दिए, तो यहाँ पर 1,700 रुपया यह 2022 में मूल वेतन में अंतर आ गया। इसको फिर से 12 से गुणा करना है,
जैसे गुणा करते हैं उसके बाद में यहाँ पर 20,400 रुपया वर्ष भर में अंतर आ जाता है। अब इसका फिर से महंगाई भत्ता 17% निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर 3,468 रुपया हो गया। यहाँ पर 20,400 और 3,468 को जोड़ने के बाद में उसका 7% निकाले, जो कि यहाँ पर 1,671 रुपया हो गया। उसके बाद में 20,400, 3,468 और 1,671 को जोड़ दिए तो यह 25,539 रुपया हो गया, जो कि 2022 का एवरेज राशि है। उसके बाद में 2023 का गणना करने के लिए फिर से संविलियन वेतनमान में फिर एक इंक्रीमेंट लग गया। तो यहाँ पर 2009 में नियुक्त कर्मचारी का जो मूल वेतन है वो 42,300 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में इंक्रीमेंट लगा होता, जिसके बाद 44,100 इनका मूल वेतन होता। तो यहाँ पर 44,100 में से 42,300 को घटा दिए तो यहाँ पर जो अंतर आया वह 1,800 का आया। अब उसके बाद में इसको फिर से 12 से गुणा कर दिए साल भर के लिए, तो यह कुल 21,600 रुपया हो गया। इस राशि का फिर से यहाँ पर 22% निकाले, जो कि 4,752 रुपया हुआ। अब उसके बाद 21,600 और 4,752 को जोड़ दिए और उसका यहाँ पर 6% निकाले तो यह 1,581 रुपया गृह भाड़ा भत्ता के रूप में प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर फिर से 21,600, 4,752 और 1,581 को जोड़ दिए तो टोटल 27,933 रुपया 2023 का एरियस के रूप में प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद 2024 का गणना करने के लिए 42,300 में फिर से संविलियन वेतनमान का एक इंक्रीमेंट लगा दिए तो यहाँ पर 43,600 यह मूल वेतन हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में फिर एक इंक्रीमेंट लग जाता है यहाँ, तो यहाँ पर यह 45,400 रुपया हो जाता। अब उसके बाद 45,400 में से 43,600 को घटा दिए तो यहाँ पर यह 1,800 रुपया हो गया। इसका फिर से 12 से गुणा करना है, तो 12 से गुणा करने के बाद में यहाँ पर जो मूल वेतन है, जो अंतर है वो 21,600 रुपया हो गया। तो यहाँ पर 1,800 को 12 से गुणा किए तो यहाँ पर 21,600 प्राप्त हो गया। 21,600 का फिर से यहाँ पर महंगाई भत्ता के रूप में, क्योंकि 2023 में शुरुआत में 33% महंगाई भत्ता मिल रहा था, उसके बाद में 42% महंगाई भत्ता मिला है, तो उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर 9,072 रुपया प्राप्त कर लिए। उसके बाद में 21,600 और 9,072 को जोड़ दिए और उसका फिर से यहाँ पर 7% के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता को निकाल लिए, जो कि यहाँ पर 2,147 रुपया हो गया। उसके बाद यहाँ पर 21,600, 9,072 और 2,147 को जोड़ दिए तो यहाँ पर 32,819 रुपया 2024 का एरियस के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से 2025 का गणना करने के लिए यहाँ पर 43,600 में फिर से एक इंक्रीमेंट संविलियन वेतनमान का लगा दिए तो यह 44,900 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का फिर से एक इंक्रीमेंट लगा दिए तो यह 46,800 रुपया हो गया। 46,800 में से 44,900 को घटा दिए तो यह जो अंतर है यह 1,900 हो गया, जिसको 12 से गुणा किए तो यह 22,800 प्राप्त हो गया। इसका फिर से यहाँ पर 53% निकाल लेते हैं तो यह हो जाता है 12,084 रुपया। यहाँ पर 22,800 और 12,084 को जोड़ दिए और उसका फिर से यहाँ पर 7% HRA निकाल लिए, जो कि 2,442 हो गया। साथ ही इस प्रकार से 22,800, 12,084 और 2,442 को जोड़ दिए तो यह जो राशि है यह 37,326 रुपया हो गया। अब इस प्रकार से यहाँ पर टोटल जितना भी एरियस बना हुआ है अंतर राशि का 22,393, 24,448, 24,448, 25,539, 27,933, 32,819 और 37,326 को जोड़ दिए तो यह जो राशि है यह हो जाता है 1,94,906 रुपया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1,46,400 रुपया वर्ष भर में, या जितना अंतर है अब तक का, यह मूल वेतन में अंतर हो गया। इसी प्रकार से महंगाई भत्ता 35,998 और HRA 12,506 हो गया।
तीनों को जोड़े तो यहाँ पर भी जो टोटल है वो 1,94,906 रुपया प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर जो कटौती होना है, डिडक्शन होना है, उसका गणना देखते हैं। साथियों 2018, 2019 और 2020 तक एनपीएस में कटौती हो रहा था, जो कि टोटल वेतन का 10% हो रहा था। तो यहाँ पर तीनों साल का कटौती यहाँ पर एनपीएस के रूप में 7,129 रुपया कट गया। इसी प्रकार से 2022, 2023, 2024 और 2025, क्योंकि यहाँ पर 2020 में ओपीएस लागू हो गया था और यहाँ पर ओपीएस में 12% का कटौती होता है, जिसको हमने यहाँ पर 14,834 रुपया घटा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल कटौती है 7,129 और 14,834 दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 21,963 रुपया। तो यहाँ पर यह एनपीएस और ओपीएस के रूप में कट गया है। अब टोटल जो एरियस राशि है 1,000, यहाँ पर टोटल 1,94,906 में से एनपीएस ओपीएस में 21,963 को घटा दिए तो 2009 के जो शिक्षक हैं उनको एरियस के रूप में 1,72,943 रुपया प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सेवा पुस्तिका की सहायता से आप अपना मूल वेतन का अवलोकन करने के बाद में बताए गए स्टेप को फॉलो करके बड़ी आसानी से अपना क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण कर सकते हैं, महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को भी निकाल सकते हैं और एनपीएस और ओपीएस का कटौती को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन बताया गया है वह एक उदाहरण के रूप में है। राज्य शासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से क्रमोन्नति के लिए जिस प्रकार से गाइडलाइन और आदेश जारी किया जाएगा उसी के आधार पर फिक्सेशन होगा और साथ में जो विभिन्न प्रकार का अलाउंस है और डिडक्शन है वो कैलकुलेट होगा। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।